नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारा सैंपल पेपर जो कि है 2023 का। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो सैंपल पेपर है हमने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था और इससे पहले भी हम अपना एक सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके हैं जो कि ओल्ड पेपर है 2023 का 2022 का। और उसमें हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर सीख ली थी कि किस तरह से हमें कौन सा जो प्रश्न है उसको अटेंड करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। और जो हम इस बार जो हम ये सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसमें एक चेंज है। इसमें ये चेंज है कि जो लास्ट सेशन में हमने पहले जो सैंपल पेपर सॉल्व किया था वो हमारा 100 मार्क्स का था और अब जो हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा 80 मार्क्स का है। यानी कि जो हमारे मार्क्स है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने लास्ट सेशन में अपने पेपर को सॉल्व किया तो काफी ज्यादा एक तरह से इजी हमें लग रहा था इसको सॉल्व करते वक्त, क्योंकि बहुत सारे जो टाइम हमारा यहाँ पर है बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बच रहा है। और क्योंकि जो प्रश्न है उनके जो मार्क्स है वो कम हो गए हैं और उस हिसाब से यानी कि एक होता है जो हमारी मेंटलिटी होती है कि अगर 10 नंबर का है या 15 नंबर का है हमारा जो पेपर क्वेश्चन, तो हमें उसमें 10 पेज भरने हैं या 15 पेज भरने हैं। तो अब हमें इस तरह की कोई भी चीजें नहीं करनी। वैसे तो ये मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि आपको पेजेस नहीं भरने हैं, आपको सरल सटीक जो सहज सही उत्तर है आपको वो आपने देना है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था अपना पहला प्रश्न लास्ट सेशन में, जो हमारा था एक अपठित गद्यांश, जो था एक अपठित गद्यांश और जिसमें आपने 10 नंबर का ये हमारा गद्यांश था जिसको हमने पढ़ना था और उसके बाद हमने दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने थे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर 5 प्रश्न हमें दिए गए हैं और पांचों ही प्रश्न हमारे 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, और 2-2 नंबर के हमारे प्रश्न हैं पांचों ही। तो आपने एक एक करके इनको पढ़ना है, अच्छे से आपको समझकर इसका उत्तर देना है। इस तरह के और भी गद्यांश हम यहाँ पर पढ़ेंगे जब हम आगे और सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने सेकंड यहाँ पर प्रश्न जो लिया था वो हमारा था एक निबंध। अब देखिए, बच्चों को सबसे ज्यादा मुझे लगता है एक तरह से जो टाइम टेकिंग चीज है कि लगता है कि निबंध काफी लेंथी होता है, इसको हम लास्ट में करेंगे। तो हाँ, आप लास्ट में इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा जो समय है वो इसी पर वेस्ट कर दिया या बीच में जैसे कोई बच्चे सॉल्व करते हैं। तो समय का आपने ध्यान रखना है। आपको केवल यहाँ पर देख सकते हैं आपको कितने शब्दों में लिखना है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आपने यहाँ पर क्या देखना है, आपने यहाँ पर 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले देखना है आपने कि आपने केवल किसी एक विषय पर लिखना है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना है, किसी एक विषय पर आपने लिखना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से आप किसी भी एक पर निबंध लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि जो इसमें बहुत इजी टॉपिक है, वैसे तो क्लास 12th में है तो आपको सारे टॉपिक्स के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स इतने ज्यादा इजी आ जाते हैं कि उन पर आप बहुत अच्छा इफेक्टिव निबंध जो है लिख सकते हैं, प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा इजी मुझे लगता है प्रदूषण की समस्या, जिसमें आप पूरे 8 में से 8 नंबर लेकर आ सकते हैं, ये हमारा निबंध है। और फिर बाकी निबंध भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड के लोक पर, क्योंकि हम उत्तराखंड के ही हैं, उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं और यहाँ के जो ट्रेडिशनल एक तरह से है हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, उनके बारे में लिखना और उनकी जानकारी होना ये थोड़ा बहुत हमारे लिए आवश्यक भी है। और इसीलिए आप इस पर बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं। नशाखोरी एक सामाजिक कलंक, तो जैसे जैसे अभी आप बड़े हो रहे हैं तो आपको समाज में घट रही घटनाओं के बारे में पता चल रहा होगा कि किस तरह से रोज आप न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स पर आप रोज अलग अलग तरह की खबरें पढ़ते हैं जो नशाखोरी से संबंधित है। और खास तौर पर जो युवा वर्ग है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है इस सब चीजों से, उसके बारे में आप सभी को पता है। तो ये किस तरह से एक सामाजिक कलंक बन रहा है,
इस पर आप एक अच्छा सा निबंध यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर फोर्थ, जैसे हमने कहा राष्ट्रीय एकता, तो इस पर भी। तो ये चीज आपने एक देखनी है कि किसी एक पर, और दूसरा आपने देखना है बहुत सारे, जैसे मैंने कहा 10 पेज भरना, 15 पेज भरना, ये काम आपने नहीं करना है। आपको लगभग लिमिट दी गई है शब्दों की कि आप 200 शब्दों में निबंध लिखें। तो आपको बहुत ज्यादा अनलिमिटेड यहाँ पर नहीं लिखना है, अच्छा लिखना है, प्रॉपर हेडिंग के साथ लिखना है। जैसे मैंने कहा प्रस्तावना लिखिए, प्रॉपर अंदर जो है सब बिंदु उसके जो है उनको लिखिए, जो जरूरी पॉइंट्स है उनको लिखिए, उसके बाद आप लास्ट में उसका उपसंहार लिखिए। तो इस तरह से अगर आप निबंध लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 8 नंबर मिलते हैं और आपको 10 पेज भरने की जरूरत भी नहीं है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था अपने व्याकरण से रिलेटेड जो हमारा पार्ट था। तो व्याकरण में जैसे मैंने कहा कि अब आपको केवल यहाँ पर आता है जो जैसे रिपोर्ट, ठीक है, प्रतिवेदन। तो मैंने आपको ये चीजें क्लियर करवाई है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, प्रतिवेदन क्या होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव विषय पर एक टॉपिक, और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कोरोना एक वैश्विक महामारी। तो दोनों ही, अब देखिए जो आयोजित वार्षिकोत्सव है, ये आपको पता है किस तरह से आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव जो है आयोजित होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, किस तरह से चीजें अरेंज होती हैं, कैसे सब कुछ होता है, ठीक है, ये आपने लिखना है। और कोरोना एक वैश्विक महामारी, इस पर आप काफी अच्छा एक तरह से यहाँ पर रिपोर्ट काफी अच्छी तैयार कर सकते हैं कि कैसे कोरोना कब से हमारा शुरू हुआ, क्यों इसका नाम कोविड-19 पड़ा, फिर कितनी ज्यादा, देखिए आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं कि कितना उस टाइम पे जो फर्स्ट टाइम 2020 में जब पहली बार कोरोना आया था, तो उस टाइम पे कितनी मौतें हुई, कितने ज्यादा लोग इफेक्टिव हुए, क्या क्या परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी। उसके बाद बीच में गैप हुआ तो किस तरह से लोगों ने असावधानी बरतना शुरू कर दिया, और उसका परिणाम हमें फिर से जो हमारा 1 साल बाद जो हमारा फिर से कोविड आया, उसमें कितना लोगों को सहना पड़ा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी मौतें हुई, और फिर किस तरह से लोगों ने इसके वैक्सीन लगवाए, क्या क्या असर वैक्सीन का देखने को मिला, किस तरह से सेकेंड डोज। तो ये बहुत अच्छे से डिटेल में आप इसको लिख सकते हैं, और डिटेल में आप इस पर एक रिपोर्ट जो है यानी कि तैयार कर सकते हैं, प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं। केवल 5 नंबर का आपका है, और यहाँ पर शब्द लिमिट तो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर आंकड़े यदि आप अच्छे से लिखेंगे, और इसमें भी आप अंदर जो है हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं कि कैसे कैसे चीजें हुई, या फिर आप एक तरह से पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा आप इस पर एक दोनों चीजों पर बहुत ही अच्छा एक रिपोर्ट आप अच्छी एक तैयार कर सकते हैं। अगला है सूचना का अधिकार 2005 अथवा मोबाइल एक मुसीबत अनेक। दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर देने, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये मत सोचिएगा कि क और ख में ऑप्शन है, ऑप्शन आपको अंदर ही दिया गया है। जैसे आपका ऑप्शन है कोरोना महामारी एक वैश्विक समस्या अथवा विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव विषय, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर शब्द लिमिट आपको 150 शब्द दिए गए हैं मात्र। और दूसरा आप देख सकते हैं सूचना का अधिकार 2005 अथवा मोबाइल एक मुसीबत। यहाँ पर भी आपके दोनों ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, और उन पर आपने लिखना है आलेख। तो ये आलेख भी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ कि आलेख किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया है आलेख एक लेख का ही प्रतिरूप है, और इसको कुछ लोग जो है निबंध भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी जो एक तरह से इसका लेखन जो होता है बिल्कुल उसी तरह से होता है, निबंध की तरह ही होता है। तो आलेख कैसे लिखा जाता है, एक अच्छे आलेख में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे आलेख लिखने की क्या क्या तरीके हैं, और कितनी सारी चीजें आपकी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। तो यहाँ पर भी अब देखिए जैसे मोबाइल एक मुसीबत अनेक, भले ही मोबाइल जो है वो बहुत अच्छी चीज आज के टाइम में है, यानी कि हमें कनेक्ट रखती है, हमेशा हमें अपडेट रखता है, हमें एक तरह से किसी भी चीज की, जैसे पहले के टाइम में होता था कि हमें अपने रिलेटिव से, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से बात करे हुए महीनों बीत जाते थे,
उसके बाद जब चिट्ठियां भी पहुंचती थी तो 5-6 महीने में, कभी फिर 3 महीने में, फिर 1 महीने में, इस तरह से चिट्ठियां पहुंचती थी। फिर धीरे धीरे ये टाइम चेंज हुआ और फिर हमारा लैंडलाइन से, यानी कि जब घर पे किसी के फोन है तो वहीं पर हमने फोन रिसीव करना है। अब मोबाइल इस तरह की चीज है कि कोई भी इंसान कहीं पर भी जाता है तो वो कभी भी अकेला नहीं होता। और आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं कि हम उनको ट्रेस भी कर सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए सबसे बढ़िया ये चीज है। लेकिन आपने सुना होगा कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि जहां पर अच्छाई होती है वहां पर बुराई भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से मोबाइल के बहुत सारी मिस यूज भी बच्चे करते हैं मोबाइल का। जैसे कि आजकल बिना इंटरनेट के मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं है। तो इंटरनेट जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप उसमें कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं किसी भी तरह से। लेकिन जितना ही इसका यूज है उतना ही इसका मिस यूज भी है, यानी कि आप गलत तरीके से भी उसका उपयोग करते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जैसे साइबर क्राइम, जो आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा टॉप लिस्ट पर है इन सब चीजों के कारण। तो ये इन्हीं सब चीजों से आता है। और बहुत सारे अलग अलग गेम्स होते हैं जो बच्चों के अंदर, बच्चों के माइंड में जो है गलत धारणाएं बनाते हैं। और इसकी एक लत भी जो होती है, मोबाइल की जो एक लत भी है, वो भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खराब है। तो इस तरह से यहाँ पर आप एक बहुत अच्छा निबंध, बहुत अच्छा आलेख लिख सकते हैं दोनों ही टॉपिक्स पर। यानी कि जो आपके टॉपिक है सूचना का अधिकार 2005 और मोबाइल एक मुसीबत अनेक, इस पर। और यहाँ पर भी आपको शब्दों की लिमिट दी गई है, वो है 150 शब्द। इस पर आपने आलेख लिखना है। तो और नेक्स्ट जो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, अब हम आ गए हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका में। तो आरोह पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है। और वो हमारा पहला प्रश्न है हमारे पहले ही चैप्टर से। देखिए ये तो आपका यहाँ पर आपको एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ कि हमेशा इससे पहला जो हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया था वो भी हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही था। और वो था दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और तब भी मैंने आपको क्लियर किया था कि आप पिछले 5 सालों के सैंपल पेपर, यानी कि 5 सालों के ओल्ड पेपर्स भी यदि आप उठा के देख लेंगे तो आपको पहला चैप्टर हर जगह दिखाई देगा। यानी कि लगभग जो काव्यांश है वो हर जगह कहीं ना कहीं आए हुए हैं, दोनों ही कविताओं से रिलेटेड। तो उस चैप्टर को बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, चैप्टर का नाम पढ़ लीजिए, कवि का नाम पढ़ लीजिए। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कभी भी नहीं छूटा है। ये हमेशा ही आपका 1 या 2 नंबर में, जब आपका ये 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था तो ये आपका 2 नंबर में आता था। और अब क्योंकि अब आपका ये केवल 80 मार्क्स का ये पेपर है तो इसलिए अब ये प्रश्न 1 नंबर में आता है। लेकिन इसी तरह से यदि हम एक एक नंबर का छोड़ते रहे या गलत करते रहे तो फिर हमारे मार्क्स भी कम हो जाते हैं। और यदि एक एक नंबर का हम अच्छा करते रहे तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए कि केवल 1 नंबर का है ये सोचकर हमें नहीं रहना है, हमें हर चैप्टर के कवि और कविता का नाम, पाठ और उसके लेखक का नाम याद करना है। तो ये मैं लास्ट सेशन में क्लियर कर चुकी हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। तो इस तरह से आप इस कविता को अच्छे से पढ़ें, समझें। कविता कोई भी हो, आपकी पाठ्य पुस्तिका से रिलेटेड कविता कोई भी हो, उसको अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके कवि और कविता का नाम आप याद करें। और दूसरा जो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कवितावली उत्तरकांड से, जो यहाँ पर पाठ में हमारे, तो लास्ट चैप्टर में आपने देखा, जो लास्ट हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया था तो उसमें भी आपका ये वाला जो टॉपिक है, खेती न किसान को भिखारी को न भाट, भिखारी को न भीख, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान, सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदों पुराण कही लोकों विलोकत, साकरे सबे पर राम रावरे कृपा करी। दारिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु,
दुरत दहिन देख तुलसी हाहा करी। तो इस तरह से इस कविता का भी, और ये आपकी जो कविता है ये वाली, ये भी आप देखेंगे कि इस बार भले ही ये वाला आपका पार्ट आया है, और जो हमने लास्ट सेशन में वो पढ़ा था वो था धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो चाहे जोलाहा कहो, काहू की बेटी सोना बेटा ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तो ये वाला, इन दोनों में से आपका कोई भी जो काव्यांश है वो आ सकता है, यानी कि आपको जो कवितावली है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको भी बहुत अच्छे से समझना है। तो अगर आप अर्थ अच्छे से समझ जाते हैं तो आप फिर यहाँ पर इनसे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर कहा है कि जीविका विहीन लोगों की कैसी दशा हो रही है, वे परस्पर एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं। तो जीविका विहीन लोग जो है उनकी दशा बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जैसे क्या दशा खराब हो रही है, खेती करने के, किसान के पास खेती करने के लिए खेत नहीं है, और भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, बनिक को, जो बनिक बने बड़े बनिए होते हैं, जो जो व्यापार करते हैं, उनके पास व्यापार के लिए काम नहीं है, किसी चाकर के पास चाकरी नहीं है, यानी कि जो लोग होते हैं जो उनके घरों, उनके दुकान में काम करते हैं या कहीं पर भी काम करते हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, जो जीविका विहीन लोग हैं वो इस तरह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और वो परस्पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि इस स्थिति में कहाँ जाएं और क्या करें। ठीक है, तो 2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद वेद पुराणों में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कहा कि वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकत, सांकरे सबे पर राम राम रे कृपा करी। तो वेद पुराण कहते हैं कि भगवान जो है वो सब कुछ देख रहे हैं, और भगवान ईश्वर राम ही सब पर एक दिन कृपा करेंगे, जरूर करेंगे कृपा। तो इस तरह से यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, लेखक का नाम भी लिखिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कवितावली उत्तरकांड से, और लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा। तो देखिए यहाँ पर भी आपका ये प्रश्न, यानी कि कविता और कवि का नाम याद करना यहाँ भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, जो कि 5 नंबर का हमारा ये काव्यांश था। अब देखिए यहाँ आपको ऑप्शन मिल गया था। अब जो 5th है, यानी कि जो 5वां प्रश्न है, उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें आपको डायरेक्टली ही एक पद्यांश दिया गया है, और उसके भाव सौंदर्य को बताना है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक जो हाई चांद पे ललचाया है, दर्पण दे उसे कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो सबसे पहले आप इसकी एक तरह से अपने मन में, यानी कि व्याख्या आप करेंगे, उसके बाद भाव सौंदर्य लिखेंगे कि क्या भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा, आंगन में ठुनक रहा जिदियाया बालक, जो ही चांद पे ललचाया है, दर्पण दे उसे कह रही माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बच्चा जो है जिद कर रहा है, आंगन में घूम रहा है और जिद कर रहा है, और चांद पर ललचा रहा है, उसको वो एक चमकीली गेंद समझ रहा है, और वो कहता है कि मुझे वो चांद वही चाहिए, मुझे वो चाहिए। और उसकी माँ क्या करती है, उसके हाथ पर दर्पण पकड़ा देती है, शीशा पकड़ा देती है, और कहती है देख आईने में चांद उतर आया है। तो इस तरह से उसकी माँ जो है अपने बच्चे को क्या कह रही है, चांद के वो किस तरह का लग रहा है, जैसे चांद के समान सुंदर वो लग रहा है। भाव सौंदर्य के लिए आप जिस तरह से क्या चीजें उसमें है, विशेष क्या है उसमें, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आता है काव्यांश से ही जुड़े हुए प्रश्न। काव्यांश से जुड़े हुए ही प्रश्न आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कविता से जुड़े हुए प्रश्न हैं, आपके काव्य खंड से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। देखिए ये आपका चैप्टर है बंद कैमरे में अपाहिज, और इसमें यहाँ पर पूछा गया कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो 2 और 2 यानी कि 3 प्रश्न आपको दिए हैं, केवल आपने 2 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देने हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, देखिए विप्लव रस से छोटे ही है शोभा पाते। ठीक है, ये आपकी बादल राग कविता है। और उसके बाद
आपने उससे भी यहाँ पर, तो यानी कि कोई भी आपकी कविता ऐसी नहीं है जो छूटी हो। उसके बाद देखिए, रस का अक्षय पात्र छोटा मेरा खेत चौकोना, कवि का क्या आश्रय है, तो इस कविता का नाम है छोटा मेरा खेत चौकोना। सारी की सारी कविताएं आपने पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, ये भी मैंने आपको क्लियर की है कि रस का अक्षय पात्र छोटा मेरा खेत चौकोना से कवि का क्या आश्रय है। भले ही आपने 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम अपने एग्जाम की तैयारी में है, तो हमें यहाँ पर सारे प्रश्नों को लेना होगा, पढ़ना समझना होगा, ताकि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें कि कोई भी प्रश्न आए तो हम वहां पर कंफ्यूज ना हो और तुरंत हम आंसर लिख दें। अब देखिए आता है, यहां तक हमारा था, यानी कि प्रश्न 7 तक हमारा था काव्य खंड। अब हमारा है प्रश्न 7 से गद्य खंड, जो कि हमारा एक रीडिंग यानी कि हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पठित गद्यांश है। गद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 2 चैप्टर्स हैं जो जिनमें से आपके गद्यांश आए हुए हैं। पैसा पावर है, उसके सबूत में यदि आसपास माल टाल इकट्ठा ना हो तो वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक का हिसाब देखिए, पर माल असबाब कोठी कोठी तो अनदेखी भी दिखती है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, लेकिन नहीं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं और वो फिजूल का सामान को फिजूल ही समझते हैं और पैसा बहाते नहीं है, बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं और पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग से परीक्षा की दरकार भी उन्हें नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा हुआ रहता है, गर्व से एक तरह से फूला हुआ रहता है। चैप्टर है बाजार दर्शन और लेखक है जैनेन्द्र कुमार जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारा बाजार दर्शन जो चैप्टर है, इसमें हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको तब भी बताया था कि ये पाठ जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पाठ को आप देखेंगे, यहाँ पर गद्यांश आया हुआ, यदि आपने वहां पर अच्छे से समझा होगा तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन प्रश्नों को पढ़ने में। तो देखिए, यहाँ पर हमें 6 नंबर का ये प्रश्न है, तो तीनों ही प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए आप, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, पाठ और लेखक का नाम। अब यहाँ पे आपने कोई भी ढिलाई नहीं करनी है। हर चैप्टर के, जैसे काव्य खंड का अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कवि और कविता का नाम, गद्य खंड पढ़ रहे हैं तो पाठ और उसके लेखक का नाम। जैसे मैंने आपको बताया कि पाठ है आपका बाजार दर्शन, लेखक है आपके जैनेन्द्र कुमार जी। तो 2 देखिए आपको नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, बस आपने जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, संयमी लोग पैसे के विषय में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बताया था कि जो संयमी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसे को खर्च करने के लिए, यानी कि वो फिजूल के सामान को फिजूल ही समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब हम बाजार जाते हैं, यदि हमारा मन खाली हो और जेब भरी हो, ठीक है, ये क्या हमने पढ़ाया था यहाँ पर कि यदि हमारा मन खाली हो और जेब भरी हो, यानी कि हमारे पास पैसे तो हैं, ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हम बाजार में लेने क्या आए हैं। हमने सोचा कि चलो देख लेंगे वहां जाकर, जो भी हमें जरूरत का सामान लगेगा या जो भी हमें जरूरी लगेगा हम वो ले लेंगे। तो जब हम बाजार जाते हैं, बाजार का जादू ऐसा होता है कि यदि हम कई बार बाजार जाकर कुछ चीजें सोच कर भी यदि गए होते हैं, तो एंड टाइम में ऐसा होता है कि जो सोच कर भी गए थे थोड़ा बहुत, वही लाना भूल जाते हैं या वही नहीं ला पाते हैं और अननेसेसरी चीजें जो जरूरी नहीं है, अरे नहीं ये जूता बड़ा अच्छा लग रहा है, शायद नया ट्रेंड में है और ये इतने का है, तो चलो मेरा जूता थोड़ा सा खराब हो रहा है, भले ही उस जूते से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको बाजार के जादू ने मोह लिया है और अब आप उसके एक तरह से जाल में फंस चुके हैं और अब आप उसको खरीद लेंगे और फिर जो आपकी जरूरत की, और वो जूता फिर आप रेट पूछते हैं क्योंकि अब आपका मन उसमें चला गया है, तो वो कहते हैं नहीं ये तो 5,000 का है, तो आप कम करवाते नहीं, हमें 5,000 नहीं दे सकता, आप इसको 4,500 में दीजिए। वो कहते चलिए कोई बात नहीं, आप इसको 4,000 में ले लीजिए,
ठीक है। तो 4000 में यदि आप लेते हैं, आप 2000 का सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन आप वहां पर 4000 खर्च करके आते हैं और उसमें भी आपका जरूरत का सामान नहीं आता है, तो ये है अननेसेसरी खर्चा, फिजूल खर्ची। ठीक है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो संयमी लोग होते हैं, जिनको, जैसे मैंने कहा कि जिन वही लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। मान लो आप 1000 रुपए लेकर गए हो और आपको लिस्ट बनाकर लेकर गए हो, आपको पता है आपको क्या क्या सामान लेकर आना है, आप बाजार गए और आप राशन लेना है तो राशन की दुकान में ही गए, कपड़े लेने हैं तो कपड़े की दुकान में ही गए, बाकी सामान लेना है तो उसकी दुकान में गए, पूजा का सामान लेना है या बाकी चीजें लेनी है घर की कोई, तो आपने वो सामान खरीदा और आप घर वापस आ गए। तो ये है बाजार की सार्थकता, कि उसने सही टाइम पे सही तरीके से आपकी मदद की, बाजार आपके काम आया और आप बाजार के काम आए। ठीक है ना। तो ये है सही सार्थकता बाजार की। तो जो आपके संयमी लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो ये सब चीजें, यानी कि वो फिजूल के सामान को फिजूल समझते हैं और वो फालतू का पैसा नहीं बहाते, यानी कि वो बेफालतू का पैसा नहीं बहाते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बुद्धिमान लोग कौन होते हैं। अभी देखिए, जो संयमी लोग होते हैं ना, वही बुद्धिमान होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना कि जो संयमी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, वही वो वही सामान खरीदते हैं जिसकी उन्हें नीड होती है, जरूरत होती है। और फिर देखिए यहाँ पर कहा है कि वो बुद्धिमान भी वही लोग होते हैं। कैसे वही लोग बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वो संयम पूर्वक हमेशा, अब देखिए जो जैसे मेरी नीड है, मैंने बताया कि मैं 1000 रुपए लेकर बाजार गई और मैंने अपनी जरूरत का सामान खरीदा और उसके बाद में घर आ गई। ठीक है, मैंने कोई अननेसेसरी खर्चा नहीं किया, मैंने संयम किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाजार में चीजें आपको प्रभावित नहीं करती। आपको लगता है कि नहीं मेरे पास, जब आप बाजार जाते हैं तब आपको सब कुछ कम ही लगता है। अरे यार ये अच्छा लग रहा है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, ये अच्छा लग रहा है मेरे पास तो जूते ही नहीं है, ये अच्छा लग रहा है मेरे पास ये बर्तन ही नहीं है, ये अच्छा लग रहा है मेरे पास ये एसेसरीज, यानी कि घर में जो भी जरूरी सामान होता है वही नहीं है। ठीक है। तो जब हम बाजार जाते हैं हमें सब चीज कम लगने लगती है, लेकिन इसी चीज पे यदि हमने कंट्रोल कर लिया, नहीं अभी मेरे पास है और काम चल रहा है और मैंने उससे काम चलाना है, तो वही क्या है, बुद्धिमानी है। वहां से क्या करते हैं आप, संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते जाते हैं और वह पैसे की पावर को इतना ज्यादा निश्चय समझते हैं, यानी कि जो पैसा है उसकी पावर को इतनी निश्चित समझते हैं, इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की दरकार उन्हें नहीं होती, कि आप पैसे को यूज कर सकते हैं या नहीं, इसकी दरकार उन्हें नहीं होती। और इसी कारण क्या होता है कि उनके पास पैसा होता है और उसी के कारण उनका मन गर्व से फूला हुआ भी रहता है कि उनके पास पैसा है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा कंजूसी करनी है, लेकिन ये जो बाजार का जादू है ये आपको अपने सर पर नहीं चढ़ने देना है। तो इस तरह से ये चैप्टर मैंने आपको उस टाइम भी काफी अच्छे से क्लियर किया था और अभी भी कर दिया है, और ये आपको एग्जाम में आएगा और आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको दूसरा जो चैप्टर दिया है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन से आपका लिया गया है पाठ, और देखिए यहाँ पर भी आपको सेम प्रश्न पूछा, तो इसके लिए आप तैयार रहें। ये चीज आप जरूर पढ़कर जाएं, पाठ और उसके लेखक का नाम आप देख सकते हैं। यह प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, पाठ और उसके लेखक का नाम बताइए। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कहा है जाति प्रथा में क्या दोष है। आपने देखा होगा जो इससे पहले हमने चैप्टर सैंपल पेपर सॉल्व किया था उसमें भी हमारा ये वाला चैप्टर आया हुआ था। ठीक है। तो ये चैप्टर है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है कि जाति प्रथा में क्या दोष है। तो जाति प्रथा में क्या दोष है, देखिए यहाँ पर जाति प्रथा में मेन जो दोष है वो दोष है कि वहां पर किसी भी व्यक्ति का जो एक तरह से काम होता है वो क्या किया जाता है, उसकी जाति के आधार पर, यानी कि उसकी क्षमताओं के आधार पर नहीं, एक तरह से उसकी पर्सनल चॉइस के हिसाब से नहीं होता, बल्कि क्या होता है उसके निजी, ना तो वहां पर उसकी निजी क्षमता पर विचार किया जाता, ना ही वहां पर उसके प्रशिक्षण पर विचार किया जा सकता कि इसने इस चीज को समझा है कभी या नहीं समझा है।
और तुरंत उसकी माता पिता जो काम करते हैं वही उसको उस पर थोप दिया जाता है। ठीक है, तो यही जाति प्रथा में सबसे बड़ा दोष है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता सीमा तक विकसित करें और जिससे वह अपना पेशा कार्य चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्यों के प्रशिक्षण एवं निजी क्षमता पर विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे उनके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और अब देखिए, मैंने बताया जैसे जाति प्रथा में क्या दोष है, तो सेम चीजें यहाँ पर है। और दूसरा प्रश्न देखिए, लेखक जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन क्यों नहीं मानता है। तो देखिए, लेखक जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है और ना ही व्यक्ति की एक तरह से, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि कोई भी काम यदि व्यक्ति को दिया जाए, क्योंकि अब कोई भी इंसान एक कुशल श्रमिक कैसे बन सकता है, ठीक है, जब वो काम उसकी रुचि के हिसाब से हो, उसकी शारीरिक, उसकी निजी क्षमता को देख कर दिया गया हो। ठीक है, अगर किसी को काम दे दिया जाए कि आप ये चिनाई कीजिए यहाँ पर मकान की, ठीक है ना, तो ये सबका काम नहीं है ये कि कोई इंसान वहां पे जाके मकान की चिनाई कर रहा है या बिल्डिंग बना रहा है। तो इसके लिए जो लोग हैं वो पहले से उनको वो तैयार रहते हैं, उनको एक तरह से इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, वो पहले से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं वो शुरुआत से ही कि कैसे पहले एक तरह से सीमेंट घोला जाता है, किस तरह से कितनी नाप का बनना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो ये मकान बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वो इतना सुंदर कैसे बना देते हैं, कैसे वो इतना परफेक्ट डिजाइन निकाल देते हैं। तो यही चीजें हैं कि वो है उनकी कार्य कुशलता, वो है उनका प्रशिक्षण कि उन्होंने उस चीज को बहुत बार किया है, बहुत बार वो उस काम को करते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी आम इंसान को किसी को करने के लिए कह दिया जाए तो उसको उससे बिल्कुल भी वो काम नहीं होगा, भले ही हमें लगता है कि बहुत आसान है। ठीक है, हमें दूसरों का काम लगता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन जब आपको वो स्वयं करने के लिए दिया जाए आप नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पर कहा है क्योंकि एक कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए हमें आवश्यक होता है कि व्यक्ति की समय एक तरह से उसकी जो क्षमता एक सीमा होती है कि वो इस लेवल तक वो सीख सकता है, इस लेवल तक का वो काम कर सकता है। ठीक है, इसके विपरीत जो जैसे हमने बताया कि अगर आप व्यक्ति को उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम में या उसकी क्षमता ही नहीं है उस काम में, तो अगर उसको हम वो काम देंगे तो वो एक कुशल श्रमिक नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक ने जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं माना है। तीसरा प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, और अगर आप बहुत अच्छे से इनका आंसर लिखते हैं तो कहीं पर भी आपके 2 नंबर यहाँ पर नहीं कटते। और अगला देखिए, जैसे यहाँ पर प्रश्न 8 है, सारे के सारे प्रश्न देखिए रिवाइज हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न 8 जैसे है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। ठीक है, किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए, और 3 प्रश्न आपको ऑप्शन में है, यहाँ पर तीनों में से केवल 2 प्रश्न के आपने उत्तर देने हैं। 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हैं। पहला है, भक्तन अच्छी है ये कहना कठिन होगा। ये चैप्टर भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, और चैप्टर का नाम है भक्तन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब आप दोनों पाठ और लेखिका का नाम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चैप्टर का नाम है भक्तन और लेखिका है महादेवी वर्मा। तो देखिए यहाँ पे
आप हर सैंपल पेपर में देखेंगे, लास्ट 5 इयर्स के एग्जाम पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो भक्तन से रिलेटेड आपका एक चैप्टर, एक प्रश्न जरूर आता है। और आपको एक तरह से पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए। कुछ इस टाइप का आपका प्रश्न आएगा कि आप उसको एक तरह से पूरे चैप्टर में अगर आपने अच्छे से चीजें पढ़ी हैं तो आप आंसर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भक्तन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें भी दुर्गुणों का अभाव नहीं है। कथन के आधार पर भक्तन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब देखिए जो भक्तन है उसकी तस्वीर हमने बताई थी लास्ट सेशन में। जो प्रश्न आया था वो ये आया था कि भक्तन अपने नाम से खुश क्यों नहीं है। ठीक है, भक्तन अपने नाम से, यानी कि वो अपना असली नाम, उसका असली नाम क्या है और वो अपने असली नाम को क्यों लोगों से छिपाना चाहती है। तो उसका नाम, जैसे हमने बताया था, उसका असली नाम है लक्ष्मी। और वो इसीलिए लोगों से अपना असली नाम छिपाती है क्योंकि जिस तरह की उसकी कंडीशन है इस टाइम पे, जिस तरह की उसकी परिस्थितियां हैं इस टाइम पे, और जैसा उसने जीवन में सहा है, जो जो उसके साथ जीवन में अभी तक हुआ है, वो उसके नाम के साथ कहीं पर भी मैच नहीं करता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। तो उनको, उनका जो एक नाम है उसको लेकर चलना भक्तन को बिल्कुल भी ये चीज सही नहीं लगी। और कई आपने देखा जब वो महादेवी वर्मा के घर पर काम करती हैं तो वो बहुत सारे काम जो है अपने तरीके से करती है, यानी कि उसको सारे काम अपने तरीके से करना अच्छा लगता है। और दूसरा कि वो किसी भी जगह पर जाकर कोई भी सामान उठा लेती है या रख लेती है, रख देती है, कहीं पर भी रख देती है, यानी कि सारे काम उसको अपने तरीके से करना पसंद है। तो जो चीजें जैसे यहाँ पर भक्तन के बारे में उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छी है, ऐसा कहना तो कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसके बारे में लिख सकते हैं पाठ से। और दूसरा प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर ये भी आपका चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका जो पाठ है ये हर बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो मेंढक मंडली है बच्चों की, वो क्या करती है, पूरे के पूरे कपड़े उतार कर बिल्कुल नंग धड़ंग होकर गलियों में चलती है। और जो शहर के लोग होते हैं वो अपने घर का बचा खुचा पानी उनके ऊपर उड़ेलते हैं। चारों तरफ जब कीचड़ हो जाता है तो वो गंगा मैया की जय, इंद्रदेव की जय, इस तरह के नारे लगाते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और क्या करते हैं, वो कहते हैं पानी दे गुड़धानी दे, वो इस तरह का नारा लगाते हैं। तो वो यहाँ पर पानी के साथ साथ गुड़धानी इसलिए मांग रहे हैं कि जब पानी बरसेगा, जब पानी बरसेगा तो क्या होगा, उनकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी। और जब फसल अच्छी होगी तो फिर चारों तरफ क्या होगा, खुशियां होंगी, एक मिठास होगी, लोगों के दिलों में एक खुशियां होंगी। तो वो यहाँ पर कही जा रही हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं चैप्टर से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा 2 नंबर का है तो काफी अच्छी बातें जो है आप 2 नंबर में, यानी कि आधे पेज में आप लिख सकते हैं। उसके बाद लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है। तो यहाँ पर आपने शिरीष के जो शिरीष का फूल जो है उसके बारे में चैप्टर पढ़ा है। तो यहाँ पर लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है क्योंकि ये सर्दियों में, यानी कि एक तरह से फूलता है। और जो गर्मी की भीषण गर्मी जब होती है उस टाइम पर भी इसमें एज इट इज भले ही इसके पूरे के पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो बिल्कुल इस तरह के जमे हुए रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि गर्मी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरा का पूरा पेड़ जो है वो ऑरेंज कलर का हुआ रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर। और उनको इतनी भीषण गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसको कालजयी अवधूत कहा गया है। तो बाकी का जो हमारा ये चैप्टर है आगे का, ये है हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका से। और वितान पाठ्य पुस्तिका में केवल आपके कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनको आपने करने हैं। अब आप देखिए, पहले आपका जो पहले का सैंपल पेपर था उसमें आपको इतने सारे प्रश्न यहाँ पर नहीं आते थे। ये आपका देखिए एक एक नंबर के यहाँ पर केवल 3 प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग से क्या आश्रय है, जूझ पाठ के लेखक का नाम बताइए, सिंधु घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता के अजायब घरों से कौन सी वस्तुएं प्रदर्शित हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं, केवल तीनों के उत्तर देने हैं।
एक लाइन आप एक, जैसे यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है तो 2 लाइन या 3 लाइन में आप उत्तर दे सकते हैं अच्छा सा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें आपको सिंधु घाटी की सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, ये विस्तार पूर्वक समझाइए। तो जिसने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, समझा होगा, वो आसानी से इसका उत्तर दे सकता है। उसके बाद जूझ कहानी के आधार पर यहाँ पर बताना है पढ़कर आपको। तो इस तरह से ये बहुत ही ज्यादा इजी पार्ट है इसके बाद का। फिर भी आपको यदि कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। बाकी ये सैंपल पेपर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे अपने एक नेक्स्ट सैंपल पेपर को। तब तक के लिए धन्यवाद।